नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण आप सभी मित्रों का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जीव विज्ञान की इस कड़ी में हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका कोशिका के बारे में। मैंने इसके पहले लेक्चर में भी कुछ परिचय बताया था आपको। इसके पहले वाली क्लास में मैंने कोशिका सिद्धांत पढ़ाया, साथ में विषाणु के बारे में बताया और कोशिका क्या होती है इसके बारे में बताया। जानकारी के लिए आपको बता दूं, आज मेरा लेक्चर नंबर 8 है। आज हम कोशिका के अंतर्गत जो कोशिका द्रव है उसके अंतर्गत जो मेन ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, क्या काम होता है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए थोड़ी सी परिचय जान लीजिए कोशिका के बारे में। एक मैंने कोशिका का चित्र यहाँ पर बना रखा है जानकारी के लिए। यहाँ पर केंद्रक पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में जो पदार्थ भरा होता है उसको कोशिका द्रव बोला जाता है। कोशिका द्रव के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनल्स या अंगक पाए जाते हैं कोशिका में, उन्हें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, इसके अलावा गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, देन सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स राजधानी जिसको बोलते हैं, और प्लास्टिक। तो ये महत्वपूर्ण कुछ अंगक होते हैं, इन्हीं के बारे में आज अपन डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आप जानिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज करी थी एक अल्टमैन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1886 में इसकी डिस्कवरी करी थी। और इन्होंने जब अल्टमैन इसकी डिस्कवरी करी तब इसको बायोब्लास्ट बोला। और जब बेंडा नामक एक साइंटिस्ट थे जो वर्तमान नाम दिया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों फैक्ट आपको पढ़ना होगा, जानना होगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया में बीच में एक कैविटी पाई जाती है जहां पर तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी बोला जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी और यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर कुछ प्रोजेक्शन निकले रहते हैं जिन्हें क्रिस्टी बोला जाता है। और यहाँ पर जो इस क्रिस्टी में छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें F1 या F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम बोला जाता है। देखिए एक चीज जान लीजिए कि जिस तरह से इंसान को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कुछ खा पी के पढ़ा रहा हूं, सेम चीज है, बोल पा रहा हूं कुछ एनर्जी के कारण बोल पा रहा हूं। इसी तरह से एक कोशिका को चलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहां पर मिलती है, यहीं पर बनती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और ये इसीलिए पूरी कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण अंगक माना जाता है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये फैक्ट एग्जाम में पूछा गया है कि एक ग्लूकोज के अणु का जब विघटन होता है, टूटता है, तो उसमें कितने एटीपी बनते हैं, 36 एटीपी बनते हैं। इनमें से जो 34 एटीपी इसी पे यहीं पे बनते हैं, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रियल में ही बनते हैं। और वो कब बनते हैं, जब क्रेब्स साइकिल हो रही होती है। क्रेब्स साइकिल कभी अलग से पढ़ाएंगे अपन, तो फिलहाल आप ये फैक्ट जानिए कि 34 एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है, क्रेब्स साइकिल में, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पूरी कोशिका को चलाने के लिए ऊर्जा यहीं पर बनती है, इसे बात आपको समझना होगा। दूसरा ऑर्गेनल्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डायग्राम से समझिए, जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक में ऐसी चपटी सूखित नलिकाओं के समान संरचनाएं पाई जाती है। केंद्रक से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर, हालांकि कभी कभी अलग भी पाई जाती है, वहां पर जो संरचनाएं पाई जाती है इस तरह की, उन्हें बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए समझिए, सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का एक जाल पाया जाता है कोशिका के अंतर्गत। और कहां पर पाया जाता है, केंद्रक से इधर की ओर, केंद्रक से कहां पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर। इसे बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका महत्वपूर्ण, जिस तरह से इसका कोशिका को पावर हाउस बोला जाता है, इसका काम क्या होता है, जहां पर जो ऑर्गेनल्स के अंतर्गत जीव द्रव्य भरा होता है, जहां पर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भरे होते हैं, उनका ये क्या करते हैं, परिवहन का काम करते हैं। जिस तरह अपन परिवहन करते हैं, इस तरह कोशिका में परिवहन के लिए क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए और समझते हैं। देखिए इसका डिवीजन जो होता है ना, इसको दो भागों में बांटते हैं। क्या क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से ही स्पष्ट है, स्मूथ मतलब चिकनी होती है, जो चिकनी होती है इनकी मेम्ब्रेन, उन्हें बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन चिकनी होती है तो यहाँ पर राइबोसोम का नाम का पार्टिकल जो है नहीं पाए जाते। यहाँ पर मैंने कुछ पार्टिकल्स बनाए हुए हैं, ये राइबोसोम कहलाते हैं, अभी डिटेल में जानते हैं। इस तरह से दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चूंकि रफ होता है तो यहाँ पे राइबोसोम के पार्टिकल पाए जाते हैं, और चूंकि राइबोसोम का पार्टिकल पाए जाते हैं तो प्रोटीन संश्लेषण में भी ये हेल्प करते हैं। ये डिफरेंस हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तीसरा महत्वपूर्ण ऑर्गेनल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस झिल्ली नुमा संरचना के चारों तरफ पाए जाते हैं, पार्टिकल्स में पाए जाते हैं,
और इंडिपेंडेंट भी पाए जाते हैं, वो क्या है, राइबोसोम। इसकी खोज किसने करी थी, पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने 1955 में करी थी। पूछा जाता है किसने करी थी। और जब ये गुच्छों में पाए जाते हैं तो इन्हें पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। ये आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं कि जो विद्यार्थी डिटेल में पढ़ रहे हैं, मैं ज्यादातर इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि आपको शॉर्ट में नोट्स भी बन जाए। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स भी इस तरह बनाओगे तो कम समय में ज्यादा चीजें याद कर पाओगे, ज्यादा फैक्ट आपके दिमाग में रखिए। देखिए, मैंने राइबोसोम के बारे में 2 बातें लिखी हैं। खोज किसने करी, पैलाडे ने। कब करी, 1955 में। गुच्छों में जब पाए जाते हैं तब इन्हें पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मेरे जो नोट्स हैं इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसी तरह कॉपी करके लिख लेंगे तो आपको कम समय में रिवीजन में बड़ी हेल्प मिलेगी। इतना कर सकते हैं आप, बहुत हेल्प मिलेगी फ्यूचर में। देन तीसरा जो ऑर्गेनल्स होता है वो है गोल्गी बॉडी। समझिए बात को। इसे गोल्गी बॉडी को गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। मैंने देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ है। कैमिलियो गोल्गी ने इसको 1898 में खोज करी थी। संरचना कैसी होती है, मुड़ी हुई छड़ के समान पाई जाती है। देखिए यहाँ मुड़ी हुई छड़ के समान संरचना पाई गई है। और जब पादप कोशिकाओं में इन गोल्गी बॉडी को क्या बोला जाता है, डिक्टियोसोम। क्वेश्चन पूछा जाता है डिक्टियोसोम क्या है, एक तरह की गोल्गी बॉडी है। जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये चपटी नलिकाओं के समान, कुंडलियों के समान और सिस्टर्नी की तरह ही दिखाई देती हैं। चपटी चपटी संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन्हें ही बोला जाता है क्या, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। चलिए, इनका महत्वपूर्ण काम का, जैसे हमने अभी इनका काम समझा, इसका काम समझा। इसका काम क्या होता है, यहाँ पे जो ऑर्गेनल्स में जीव द्रव्य भरा होता है उसका क्या करना, पैकिंग करना, उसका स्टोरेज करना। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, उनको क्या करना, पैक करना, देन स्टोरेज करना उसको, और साथ में उनका सेक्रीशन करना। ये सारा काम किसका होता है, परिवहन करना भी इनका काम है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, ये बात आपको जानना होगा। इसके अलावा कुछ और काम भी है इनका। लाइसोसोम और पराक्सीसोम के निर्माण में ये हेल्प करते हैं। पादप कोशिका में ये सेल प्लेट के निर्माण में, जब इनका कोशिका विभाजन पढ़ते हैं अपन, अभी आगे आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगा आपको कोशिका विभाजन। तो जब पादप कोशिका में कोशिका विभाजन हो रहा होता है तब ये क्या करते हैं, सेल प्लेट के निर्माण में हेल्प करते हैं। चलिए, अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होता है, लवक है। इसको लवक के बारे में देखिए क्या होता है। पादप कोशिकाओं में ये जो कोशिका है यहाँ पर ये कोशिका है, इस कोशिका में देखिए यहाँ पर ये कोशिका में पाए जाते हैं क्या, प्लास्टिड। ज्यादातर ये पादप कोशिकाओं में काफी बड़ी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। तो पादप कोशिकाओं में ये तारानुमा, गोल, बेलनाकार, फीतानुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें ही बोला जाता है क्या, प्लास्टिड। प्लास्टिड को समझने के हिसाब से 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में इसको बोला जाता है अवर्णीय लवक, और इंग्लिश में बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट, हिंदी में वर्णीय लवक, इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट और हिंदी में हरित लवक बोला जाता है। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, या फिर ये ल्यूकोप्लास्ट पौधों में कहाँ पाया जाता है। पौधे का ऐसा भाग जहां पर सनलाइट नहीं जाती है, सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, वहां क्या पाया जाता है, क्या, ल्यूकोप्लास्ट। जैसे जड़ है, भूमिगत तना है, वहां पर क्या लाइट नहीं जा पाती, जिसकी वजह से वहां पर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। वहां पर जब ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा तो उसकी ग्रोथ होगी, डिवीजन होगा, सारी प्रोसीजर्स किसके अंदर होंगी, ल्यूकोप्लास्ट के अंतर्गत। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हुआ है मक्का है, आलू है, मूली है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई आलू में, मूली में क्या पाया जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट नहीं पाई जाती। सेम चीज आते हैं क्रोमोप्लास्ट में। देखिए, क्रोमोप्लास्ट वहां पाया जाता है जहां सनलाइट जो है प्रॉपर पहुंच जाती है, सूर्य का प्रकाश प्रॉपर पहुंच जाता है। तो सूर्य का प्रकाश प्रॉपर पहुंच जाने की वजह से वो कलरफुल भी हो जाता है, सारी एक्टिविटी हो जाती है उसमें। जैसे मुख्य रूप से क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, पुष्प है, फल भित्ति है और बीज में। कुछ फैक्ट आप जानिए। जो सेब होता है, एप्पल होता है, आप लोग एप्पल खाते हैं ना, उसका लाल कलर होता है, कहते हैं लाल वाले एप्पल दीजिए, मीठे होते हैं। क्योंकि वहां पे एंथोसायनिन नामक एक लवक पाया जाता है। टमाटर जो होता है उसका जो लाल कलर होता है उसमें लाइकोपीन के कारण होता है। पपीता, आपने कहते हैं पपीता जब पीला हो जाए तो पका माना जाता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पे कैरिका जेंथिन के कारण वो पीला हो जाता है। गाजर है, गाजर का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, वो कैरोटीन की वजह से होता है। हल्दी जो है, हल्दी का जो पीला रंग होता है वो जेंथोफिल के कारण होता है। ये पांचों फैक्ट आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एंथोसायनिन एप्पल में, टमाटर में लाइकोपीन, पपीता में कैरिका जेंथिन, गाजर में कैरोटीन और हल्दी में जेंथोफिल। देखिए, कंफ्यूजन नहीं करना। कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है लोगों को, हल्दी में भी पीला आता है जेंथोफिल के कारण, लेकिन पपीता का पीला रंग कैरिका जेंथिन के कारण होता है। याद रखना है,
एप्पल का जो लाल होता है एंथोसायनिन के कारण होता है, लेकिन गाजर का जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, और टमाटर का लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है, याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, पादप कोशिका में पाए जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण अंगक होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। ये प्लास्टिड के अंतर्गत आते हैं। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, और ज्यादातर पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण। आप जानते होंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है जिसकी वजह से पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, क्लोरोफिल के माध्यम से होती है, और कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये इसीलिए इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। भोजन कहाँ बनता है, खाना बनता है किचन में बनता है, रसोई घर में। इसी तरह से पौधों का भोजन कहाँ बनता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल के माध्यम से। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, क्लोरोप्लास्ट को पौधों का, पादप कोशिका का क्या, रसोई घर। क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट ऑर्गन देखते हैं, वैक्यूल्स। ये मैंने वैक्यूल्स के बारे में लिखा हुआ है, हिंदी में इसको बोला जाता है राजधानी। ज्यादातर ये पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। एक ये अर्धपारगम झिल्ली से जो घिरा रहता है, ये जो वैक्यूल्स होते हैं यहाँ पर सेल सैप भरा होता है, कुछ जीवद्रव्य भरा होता है ना, निर्जीव होता है। इसके चारों तरफ जो वैक्यूल्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसे बोला जाता है टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है टोनोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, आपका जवाब होगा वैक्यूल में। इसके अंदर कुछ पदार्थ भरे रहते हैं, सेल सैप, जिसे कोशिका रस कहा जाता है। अरे यार सिंपल, आपने देखा होगा कभी कभी पौधों को काटो तो पानी निकलता है, यहीं से निकलता है। कोशिका रस भरा होता है, ये निर्जीव पदार्थ होता है। भाई जब पानी भरा होता है, निर्जीव पदार्थ है, तो क्या करता है, कोशिका को रिजिडिटी प्रदान करता है, पौधों को मजबूती प्रदान करता है। ये है, ये काम क्या होता है, जल का संतुलन करता है और कठोरता प्रदान करता है। किसको, पादप की कोशिका को। जंतु कोशिका में बहुत छोटी होती है, बहुत कम पाई जाती है, और पादप कोशिका में इसका इंपॉर्टेंस बड़ा होता है, बड़ी होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको वैक्यूल्स के बारे में बताया। आइए समझते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। डिफरेंस यही होता है जंतु कोशिका, पादप कोशिका में। इसकी खोज जो करी थी एक बोवेरी नामक साइंटिस्ट थे। डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिखी हुई हैं, आप नोट्स में इसको लिख लिया करिएगा, एकदम काम की बात है लिखी यहाँ पर। खोज किसने करी, बोवेरी ने 1888 में करी। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके अंदर जो सेंट्रोसोम होता है, बीच में एक सेंट्रियोल नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। अब जो ये सेंट्रियोल होता है, कभी डिटेल में देखेंगे, इस सेंट्रियोल से कुछ एस्ट्रल रेज निकलती हैं। थोड़ा सा डायग्राम को मैं बड़ा कर देता हूं आपको ज्यादा समझ में। जैसे ये सेंट्रियोल है ना, ये सेंट्रियोल है, यहाँ से कुछ ऐसी संरचनाएं, तारानुमा संरचनाएं निकलती हैं, एस्ट्रल रेज निकलती हैं, जो कि जंतु कोशिका का जब अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पर ये हेल्प करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जब ये हेल्प करती, मतलब कोशिका में एस्ट्रल रेज निकल करके मूवमेंट में काम करती हैं, तो सीलिया और फ्लैजिला जो कि लोकोमोटिव ऑर्गन होते हैं, इनके बनने में भी ये क्या सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल हेल्प करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला ऑर्गेनल से देखिए डियर फ्रेंड्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ये छोटी छोटी नलिकाओं के समान संरचनाएं होती हैं, ऐसे चारों तरफ पाई जाती हैं नलिकाओं के समान। और ये मुख्य रूप से कोशिका विभाजन जब होता है, सेल डिवीजन होता है, वहां पर ये स्पिंडल के निर्माण में हेल्प करती। सारे फैक्ट में जो बता रहा हूं एग्जाम में पूछे गए हैं। सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला के निर्माण में ये सहायता करते हैं। और सबसे लास्ट में एक ऑर्गेनल्स बचा हुआ है, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने करी थी, क्रिश्चियन डी डवे ने करी थी। कब करी थी, 1958 में करी थी, 1958 में करी थी। इसकी जो संरचना होती है, छोटी थैलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ऐसी थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं, थैलीनुमा, और ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। आपको बता दो, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। इसी तरह की पादप कोशिका में जो सेल होती है उसको बोला जाता है क्या, स्फीरोसोम। तो जो लाइसोसोम होती है, इसमें क्या निकलते हैं, बहुत सारे जो थैली होती है, इस थैली में बहुत सारे क्या भरे होते हैं, एंजाइम्स। जैसे हमारे शरीर में एंजाइम्स पाए जाते हैं, ऐसे जीवों में, पादप में और जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, लाइसोसोम में, वहाँ पे एंजाइम पाए जाते हैं। वो जो एंजाइम पाए जाते हैं, तो एंजाइम क्या करते हैं, कोशिकी पाचन में हेल्प करती हैं, कोशिका के पाचन में हेल्प करती हैं। कोशिका का जो फॉरेन पार्टिकल कोई आ गया है तो उसको मार करके खा जाने का काम करती हैं। कौन, यही। या फिर कोशिका के अंदर कोई ऐसी सेल है जो खत्म हो गई है, डेड हो गई है किसी चोट लगने से या किसी कारणवश, तो वो जो सेल पड़ी हुई है उसको खाने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का, पाचन का काम करती है। कौन, ये आपका लाइसोसोम। तो इसीलिए इसको बोला जाता है आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग बोला जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण इसका काम होता है कि जीवाणु और विषाणु से ये डिफेंस का काम करती है, रक्षा का भी काम करती है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आज यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक एक करके बताए आपको। न्यूक्लियस के बारे में मैं अगले लेक्चर में चर्चा करूंगा।
आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है शॉर्ट में, और आप लोग बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।